राइट राइट। सर अब नजर आ रही है। सर नजर आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टी थ्रेडिंग। हमने अभी तक सुपर स्केलर्स देख लिए और VLIW लास्ट टाइम हमने देखे थे, जिसमें इंस्ट्रक्शन वर्ड काफ़ी बड़ा होता है। आज हम दो नए टॉपिक करना चाहेंगे, एक मल्टी थ्रेडिंग और एक वेक्टर प्रोसेसर। सो मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है? मसला ये है कि हम अभी तक जितनी टेक्निक्स कर रहे थे उनमें हम चाह रहे थे कि पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ILP या इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, कि आप इंस्ट्रक्शन लेवल पे चीज़ों को पैरेलल कर सकें। एक प्रोग्राम आपने लिखा, उसके अंदर जो भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनती थी उनमें से इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को किसी तरह चला सके। अगर वो सुपर स्केलर हुआ तो वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन उठाकर चला लेगा हार्डवेयर ही, और अगर वो VLIW प्रोसेसर हुआ तो कंपाइलर ये काम कर देगा या फिर आप खुद असेंबली में कोड करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक लेवल पे जाकर आप उससे ज़्यादा पैरेलल इंस्ट्रक्शंस नहीं ढूंढ सकते किसी प्रोग्राम में। तो वहाँ पर एक और चीज़ यूज़ होती है जिससे हम कहते हैं थ्रेड लेवल पैरेललिज्म या TLP। तो थ्रेड लेवल पैरेललिज्म ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस तो मजीद पैरेलल में नहीं चला सकते, मगर थ्रेड्स तो पैरेलल में चला सकते हैं। ठीक है, सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्रेड है क्या। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है उनको ऑलरेडी पता होगा कि थ्रेड किसको कहते हैं। थ्रेड काइंड ऑफ ये है कि हम दो थ्रेड अगर हमने चलाए तो इसका मतलब है कि हमने एक पैरेलल में दो हिस्से बना दिए। लेट्स से एक फंक्शन कॉल किया तो वो वाला फंक्शन और जो करंट आपका कोड चल रहा था वो पैरेलल में चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप समझे इसी तरह जिस तरह दो प्रोग्राम चल रहे हो, लेकिन आप नॉर्मली इसमें भी दो तरह से थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक कह लें यूज़र लेवल, एक कर्नल लेवल। कर्नल लेवल को OS हैंडल कर रहा होता है, लेकिन हार्डवेयर के लिए वो दो थ्रेड्स हैं कि दो प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, और तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम एक किसी तरह एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स चला सकें, एक से ज़्यादा प्रोग्राम पैरेलल में चला सकें अपने कंप्यूटर पे। तो वो अगर हम कर सकें तो उसको हम कहते हैं थ्रेड लेवल पैरेललिज्म। बाज़ का हम वो दो डिफरेंट प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट करना शुरू करवा देते हैं, और बाज़ का हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर रहते हुए दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर आपने कभी क्रोम खोला हो तो आप कभी टास्क मैनेजर में जाके देखें विंडोज़ में, तो उससे पीछे मल्टीपल क्रोम्स आपको नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो उसने क्या किया होता है कि उसने मल्टीपल प्रोसेस चला दी होती है उसके पीछे। ठीक है, तो टेक्निकली इनको हम अमूमन मल्टीपल थ्रेड्स नहीं कहते बल्कि मल्टीपल प्रोसेस कह देते हैं। उसके बरक्स अगर एक ही एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल हिस्से पैरेलल में चलना शुरू हो जाए उसको हम थ्रेड्स कह देते हैं। लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की दुनिया में इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है ये, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकें, यानी रन इंडिपेंडेंट सीक्वेंशियल जॉब इन पैरेलल। ठीक है, सो इसमें यानी इसमें दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, एक बल्कि मैं ये डायग्राम से बनाता हूँ। ठीक है, एक चीज़ है कि आजकल एक से ज़्यादा कोर्स हो गई हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक कोर 0 है और ये मेरी कोर 1 है। कोर से मुराद है कि दो प्रोसेसर आपके एक चिप के ऊपर लगे हुए। ठीक है, तो ऊपर से जो मेरे काम आने थे, लेट्स से कि मैंने इस वक्त जो भी प्रोग्राम चल रहा था मैंने उसको मल्टी थ्रेडेड बना दिया। इसका मतलब है कि दो चीज़ें पैरेलल में चलना शुरू हुई। तो एक इधर आपने भेज दिया, एक इधर भेज दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है, या दो अलग अलग ही प्रोग्राम थे जिनमें से एक को इधर भेज दिया एक को इधर, इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, कि आपके दो प्रोसेसर हैं वो मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास दो कोर्स नहीं थी, मैं इसको भी इधर भेज दूँ और इसको भी इधर भेज दूँ। ठीक है, अब हम जो कर रहे होते हैं उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ये जो मेरी सिंगल कोर है इसके ऊपर मैंने कह दिया कि थोड़ी देर के लिए इसको मैं कहता हूँ थ्रेड 1 और इसको मैं कहता हूँ थ्रेड 2।
तो मैंने थोड़ी देर के लिए थ्रेड 1 चलाया, थोड़ी देर के लिए थ्रेड 2 चलाया, थोड़ी देर के लिए फिर थ्रेड 1 चलाया, फिर थ्रेड 2 चलाया। इस तरह से मैं इनको इंटरलीव कर, ठीक है। तो इनको बार बार बारी मिल रही है, ठीक है। तो असल में एक ही प्रोसेसर लगा है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनको इंटरलीव करें, जिसको हम मल्टीटास्किंग कह रहे हैं कि हमने 2 टास्क पैरेलल में चला दी। और अभी जो हम मल्टी थ्रेडिंग कह रहे हैं, हम वो इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ज़्यादा बात कर रहे होंगे, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर अगर हो, एक से ज़्यादा कोर हो, तो तब हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाए। अच्छा, अब ये जो है कि कितनी देर किसको देनी है और किसने ये डिवीजन करनी है कि थ्रेड 1 को कितना टाइम देना है और थ्रेड 2 को कितना टाइम देना है, ये डिवीजन कौन करो। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक है कि हम ये काम हार्डवेयर में कर दें और एक ये है कि हम इसको सॉफ्टवेयर में कर दें, ठीक है। सॉफ्टवेयर से मुराद है कि नॉर्मली ओएस जो है ना वो इसको कर रहा है। तो ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक स्केजुलर होता है जो कहता है अच्छा जी मैं चूज करूंगा किसको कब मैंने देना है सीपीयू, और वो कोई ऐसा एल्गोरिथम लगा रहा होगा कि सबकी बारी भी आ जाए, कोई इंतजार ना करता रहे, लेकिन उसमें से जो सी जॉब ऐसी हो जिसका जल्दी खत्म होने का चांस है वो उसको जल्दी से चला दे, ताकि ओवरऑल सबको एवरेज टाइम अच्छा नजर आ रहा हो। दूसरा है कि हम इसको हार्डवेयर में करें। अच्छा, उसमें फिर आपका हार्डवेयर इंजन कोई होगा जो ये काम कर रहा हो, और इनमें भी 2 तरह की प्रोसेसिंग होती है। हार्डवेयर वाला हम आज स्कीम्स देखेंगे, ठीक है, कि हार्डवेयर में ये कैसे होता है। और हार्डवेयर में भी 2 तरह की स्कीम्स हैं। एक ये है कि मैं बिल्कुल एक साइकिल एक को दूं, अगला साइकिल दूसरे को दूं, फिर एक साइकिल एक को दूं, दूसरा साइकिल दूसरे को दूं। और दूसरा ये है कि मैं काफ़ी सारा टाइम एक थ्रेड को दे दूं और उसके बाद काफ़ी सारा टाइम दूसरे थ्रेड को दे दूं, ठीक है। अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूं तो इसको हम कहते हैं फाइन ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग, और इस अगर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद कर रहा हूं तो इसको हम कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। यानी मोटी मोटी मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं, और ये है कि हम जी बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे जाके मल्टी थ्रेडिंग, ठीक। तो दोनों तरह की टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, दोनों के कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, और ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो थ्रेड क्या चीज़ है? थ्रेड नॉर्मली होता है इसी तरह से है कि आपने लेट से मेन के अंदर आप कहीं पे कोड लिख रहे थे और ये आपका इसके अंदर बहुत सा कोड लिखा था, और आपने लेट से किसी जगह पर पी थ्रेड क्रिएट कॉल किया, लेट से ये एक तरीका थ्रेड क्रिएट करने का, और इसमें आपने कोई फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, और वो फंक्शन आपने यहाँ कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये यहाँ से ऑनवर्ड ये वाली चीज़ भी पैरेलल में चलना शुरू हो जाएगी और ये वाला फंक्शन भी पैरेलल में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए जो ये मेन वाले को हिस्सा मिलेगा, थोड़ी देर के लिए ये जो फंक्शन था उसको हिस्सा मिलेगा, फिर थोड़ी देर के लिए मेन को, थोड़ी देर, तो ये दिस इज काइंड ऑफ थिंग जो कि मल्टी थ्रेडिंग में हम कर रहे थे, ठीक है। ऑब्वियसली बाज़ का आप इससे नई प्रोसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये थ्रेड क्रिएट करना यानी प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, नई प्रोसेस क्रिएट करने के लिए अगर आप लिनक्स में हैं तो उसमें फोर्क की कॉल होती है, जिससे आप ये काम कर सकते हैं कि आप फोर्क करें, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के आगे इस प्रोग्राम की 2 कॉपीज बन गई हैं, एक में फोर्क 1 रिटर्न करेगा, एक में 0 रिटर्न करेगा, और जिसमें एक में प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा और एक में 0 रिटर्न करेगा, और आप उसके दोनों के अंदर काम करना शुरू कर दें, 2 प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएंगे पैरेलल, ठीक है। वो खिलाते हैं कि आपने 2 प्रोसेस चला दी, ठीक है। अब तो हम आर्किटेक्चर की दुनिया में प्रोसेस और थ्रेड में ज़्यादा फर्क नहीं कर रहे हैं। हम कहेंगे कि अच्छा भाई दो काम आ रहे हैं, दोनों को हमने पैरेलल में हार्डवेयर पे चलाना है, तो कैसे उसको चलाएं, ठीक है। तो अच्छा, अब करना, अब फ़ायदा क्या हुआ कि आप 2 प्रोग्राम क्योंकि पैरेलल में चला लें, तो अब 2 क्योंकि इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें आपको इसकी अलग से ILP इस पे एक्टिव हो जाएगा, इस पे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अलग से हो जाएगा। यानी इसका अगर आप VLW में थे इसका अलग कोड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसका अलग, या आप अगर सुपर स्केलर में थे तो इसमें उसको अलग से इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक अलग से फंक्शन है, इसके अंदर अलग से डिपेंडेंसीज है, ये एक अलग से मेन में काम हो रहा है, इसमें अलग से, तो आपको 2 जगहों पर गेन मिल जाएगा। तो इसको हम फिर कहते हैं थ्रेड लेवल पैरेललिज्म के, इस थ्रेड लेवल पे आप ये काम। इसकी ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट भी है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कब ये यूजफुल है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो उसको आप हो सकता है उसमें कोई लूप चल रहा था 1024 तक का, ठीक है, तो आप उसको 200 में तोड़ लेते हैं, आप 512 के 2 लूप बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स से।
और ये पैरेलल में चला देते। लेकिन ये भी ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है जिसमें ऐसा कोई लूप ही नहीं था जिसको आप तोड़ सकते। तो अगर नहीं तोड़ सकते तो फिर इसका कोई खास गेन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप कोई इंडिपेंडेंट प्रोग्राम चला लें तो उसका शायद कोई गेन हो जाए, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम जो है वो कह लें कि इस तरह टूटता नहीं है कि वो आप उसको थ्रेड्स में तोड़ सकें। एक इसका ओवरहेड इस पे भी है कि जिसने प्रोग्राम लिखना है उसको भी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिखने आने चाहिए। नॉर्मली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ने C++, जावा इस तरह की लैंग्वेजेस पढ़ी होती हैं, लेकिन कई दफ़ा मल्टी थ्रेडिंग सही तरह से नहीं भी की होती, ठीक है। मेरे पास कई दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी सही नहीं की होती, तो मल्टी थ्रेडिंग तो दूर की बात। तो अब ये वाले प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक ओवरहेड है कि आपका प्रोग्रामिंग में भी बैकग्राउंड होना चाहिए, तब आप ये गेन हासिल कर सकें, ओके। तो मेन चीज़ ये होगी मल्टी थ्रेडिंग क्या है। अब इसको करें कैसे, ठीक है। तो इसका तो हम स्टार्ट करेंगे फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग से, जिसमें हम हर साइकिल में यूज करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि जिसमें आपका कह लें कि जो हमने जिस तरह रेस्ट 5 पढ़ा था, आप समझे उसी किस्म का कोई रेस्ट प्रोसेसर है, जिसमें दो हमने लोड किए R1 और R5, फिर हमने R5 में R5 ऐड किया और उसको फिर हमने स्टोर करवा दिया। अब अगर आप देखें तो R1 पे डिपेंड कर रही है अगली इंस्ट्रक्शन, R5 पे कर रही है, उससे अगली इंस्ट्रक्शन, उससे अगली भी कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने बाईपासिंग नहीं डाली हुई तो आपको क्या करना होगा कि इस लोड में जब तक ये लोड कंप्लीट ना हो जाए तो अगला लोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगले लोड को एड्रेस कैलकुलेशन के लिए R1 चाहिए। तो इसका मतलब आप इस जगह पे स्टॉल कर देंगे, तो स्टॉल हुए आप डिकोड के ऊपर ही, ठीक है। उससे अगली इंस्ट्रक्शन भी R5 यूज़ करी थी तो ये भी डिकोड पे स्टॉल होगी, उससे अगली भी यूज़ करी थी तो ये भी स्टॉल होगी। तो ओवरऑल बजाय इसके कि इधर पहली खत्म होती, इधर दूसरी होती, इधर तीसरी, इधर चौथी, उसके बजाय इधर पहली खत्म हुई है, उसके 4-5 साइकिल बाद अगली हुई है, फिर 5-4 साइकिल बाद अगली हुई है, एंड सो। तो ये हमने पहले भी देखा होगा कि पाइपलाइन हैजर्ड्स जो है अगर हम बाईपास ना करें तो फिर मसले हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक तो तरीका ये है कि हम बाईपास करते हैं, ठीक है। इंटरलॉक्स या स्टॉल स्लो तरीका है और बाईपास जरा सा फास्ट तरीका है जिसमें हार्डवेयर चाहिए होता है। एक और तरीका भी हो सकता है और वो है मल्टी थ्रेडिंग। उसमें आप क्या करें, आप ये कहें कि यार मेरे एक वक्त में मैं इसमें अंदर 4 थ्रेड चलाऊंगा, ठीक है। थ्रेड 1, और उनको इस तरह से करूंगा कि पहले साइकिल में अगर थ्रेड 1 चला तो दूसरे साइकिल में थ्रेड 2 चलेगा, तीसरे में थ्रेड 3 चलेगा, चौथे में थ्रेड 4 चलेगा, ठीक है। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपने ये वाली लोड की इंस्ट्रक्शन जो दी ये थ्रेड 1 की थी, ठीक है। अगली जो इंस्ट्रक्शन थी वो थ्रेड 2 की थी, वो थ्रेड 1 पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, तो वो बिल्कुल पैरेलल में चल सकती है। फिर उससे अगली जो इंस्ट्रक्शन थी वो थ्रेड 3 की थी, उससे अगली इंस्ट्रक्शन थ्रेड 4 की थी। तो ये जो थ्रेड 1 का R1 जो था वो थ्रेड 1 के अगले R1 पे डिपेंड कर रहा था। तो जब तक थ्रेड 1 का दोबारा नंबर आएगा उस वक्त तक वो राइट बैक वैसे ही हो चुका होगा। यानी जब इधर हम डिकोड में पहुंचेंगे तो क्योंकि 4 हमने इंटरलीव किए हुए हैं तो ये तो राइट बैक ऑलरेडी हो चुका होगा। तो हम जब उठाएंगे तो हमें किसी किस्म का इंटरलॉक या बाईपास डालने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। कोई ना बाईपास पाथ डालने की ज़रूरत नहीं, इंटरलॉक, क्योंकि हमने पता है कि हम 4 थ्रेड पैरेलल में चलेंगे, ठीक है, और एक एक करके हर एक को नंबर देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इस केस में ये ज़रूरी है कि आपके पास कहीं से 4 थ्रेड पहले से एग्जिस्ट करते हुए चल रहे हो, लेकिन अगर हम इस तरह से हार्डवेयर बना दें कि एक एक करके हर एक की बारी आती हो तो आपको ये चीज़ इंश्योर्ड है कि जब तक आपकी दूसरी दफ़ा बारी आएगी उस वक्त तक 4 साइकिल गुजर चुके होंगे, और अगर 4 साइकिल गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है कि पिछली इंस्ट्रक्शन राइट बैक हो चुकी है। तो ये जो है ना फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है कि हर साइकिल में चलती है। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेसर है ये आज हम अभी हम वैसे मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बाद में हम इसको वेक्टर प्रोसेसर के तौर पर भी देखेंगे। क्रे जो है ये सुपर कंप्यूटर एक था जो कि पहला वेरिएंट इसका क्रेवन था, उसमें उसकी ये पेरिफेरल प्रोसेसर की, यानी वो जो खुद प्रोसेसर है CDC 6600 वो तो एक वेक्टर प्रोसेसर था जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसका एक पेरिफेरल प्रोसेसर था जो कि IO को प्रोसेस कर होता था। तो उसकी अब ये एक एक्चुअल एग्जांपल है ताकि आपको मल्टी थ्रेडिंग समझ आ जाए। तो ये पहला मल्टी थ्रेडेड हार्डवेयर था जिसके अंदर 10 वर्चुअल IO प्रोसेसर। 10 वर्चुअल IO प्रोसेसर का मतलब ये है कि प्रोसेसर एक ही लगा हुआ था, लेकिन एक साइकिल में पहले थ्रेड की बारी होती थी, दूसरे में दूसरे की, तीसरे में तीसरे की। तो इस तरह 10 साइकिल उन्होंने इंटरलीव किए हुए थे, 10 डिफरेंट थे, ठीक है। फिक्स इंटरलीव और सिंपल पाइपलाइन उन्होंने, यही जो कि हर साइकिल में दूसरे की बारी, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो एक थ्रेड है वो 10 टाइम्स स्लो चलेगा इसके ऊपर, क्योंकि आप हर दफ़ा उसमें 9 साइकिल बीच में पहली दफ़ा इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे तो अगले 9 साइकिल इंतजार करेंगे, टोटल 10 साइकिल बाद उसका अगला नंबर आएगा एंड सो।
लेकिन 10 के 10 अगर थ्रेड पैरेलल में चल रहे हो तो वो फास्ट चल रही है। तो आईओ पे इसको यूज़ किया। आईओ बेस्ड जो चीज़ें हो रही होती हैं उन पे हमें हाई स्पीड नहीं चाहिए होती है मूवमेंट, यानी कि जिस तरह अगर कीबोर्ड से कोई क्लिक किया है या माउस से कोई क्लिक किया है तो ह्यूमन रिस्पॉन्स इस तरह का है कि ह्यूमन जो है वो 1 सेकंड के अंदर अगर 20वें हिस्से पे या 30वें हिस्से पे कोई काम हो रहा हो तो उससे ज़्यादा तेज़ हम वैसे ही नहीं देख सकते, तो वो प्रोसेसर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो आईओ बाउंड जो चीज़ें होती हैं ना उनको हम कई दफ़ा थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। हार्डवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक दफ़ा एक थ्रेड चले, दूसरी दफ़ा दूसरा थ्रेड चले। तो मेन चीज तो उसका ये स्लाइड उसको शो कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको शो कर रही है कि अगर हमने 4 थ्रेड्स चलाने हो, ठीक है, तो 4 थ्रेड अगर मैंने चलाने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। मैं पीछे वाली खाली स्लाइड पे किसी चला जाता हूँ अगर, हाँ फॉर एग्जाम्पल है, तो असल में तो आपकी सेम मेमोरी है, ठीक है। सॉरी, किस तरह से सीधी लाइन लगा सकता हूँ, यहाँ पर अगर रखूँ और मेरे पास जो ये पेन है इससे मुझे सीधी लाइनें लगाने में ज़रा सा दुश्वारी आती है, सो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ही रहने देते। सो लेट्स से कि ये हमारी मेमोरी है। तो आपका थ्रेड 1 का प्रोग्राम जो है, ये थ्रेड 1 का लेट्स से प्रोग्राम पड़ा हुआ है एक जगह पर, ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन जिसको कह रहे हैं। ये थ्रेड 2 पड़ा हुआ है, ये थ्रेड 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी चल रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर आपका एक आपको थ्रेड 1 के लिए चाहिए, थ्रेड 2 किसी और जगह पे पहुंचा हुआ है, पीसी उसका कहीं और होगा, थ्रेड 3 जो है उसका पीसी किसी और जगह पे होगा, ठीक है। तो जब हमने इसको चलाना होगा तो हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे, जब इसको चलाना होगा तो यहाँ से करेंगे, इसको चलाना होगा तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ये कैसे करें, तो ये जो स्लाइड थी ये बेसिकली आपको ये बता रही है कि आपको बेसिकली 4 अलग-अलग पीसी चाहिए, एक थ्रेड 1 वाला, एक थ्रेड 2 वाला, एक थ्रेड 3 वाला, एक थ्रेड 4। आप करेंगे, आपने एक सिंपल एक काउंटर लगाया जो हर साइकिल में इंक्रीमेंट बाय 1 कर देता है, ठीक है। तो पहली दफ़ा ये 0 हुआ, आगे लगा हुआ है मक्स हमने कहा था कि सिलेक्ट करता है, तो ये 2 बिट आ रही है इधर से, ठीक है। वो 2 बिट 0 आएंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, 1 आएंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, 2 आएंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, 3 आएंगी तो ये। तो आपने पहले साइकिल में 0 आया तो पीसी 1 गया इंस्ट्रक्शन कैश को, उसकी इंस्ट्रक्शन बाहर आई। इसी तरह हर थ्रेड ने क्योंकि पैरेलल में चलना है तो उनके जनरल पर्पस रजिस्टर भी फर्क होंगे, तो मैंने जो रजिस्टर फाइल थी उसकी भी 4 कॉपियां बनानी पड़ेंगी। तो GPR1 जो है वो इस वाले थ्रेड 1 के हिसाब से, ये जो इससे पीछे ऑरेंज वाली है ये थ्रेड 2 है, और उससे पीछे वाली थ्रेड 3 और थ्रेड 4। तो आपने पहले साइकिल में इसको चूज़ किया तो इसकी इंस्ट्रक्शन आई, इसी नंबर को आपने अगले साइकिल में फॉरवर्ड कर दिया। जब यहाँ पर थ्रेड 1 पहुंचेगा तो आप थ्रेड 1 के जनरल पर्पस रजिस्टर से फैच कर रहे होंगे, उतनी देर में ये इंक्रीमेंट हो गया होगा तो फैच थ्रेड 2 की इंस्ट्रक्शन हो रही होगी। उससे अगले साइकिल में यहाँ से आगे आगे तो थ्रेड 1 जो है उस वो ALU ऑपरेशन कर रहा होगा, ये जो ये आप समझे ये ALU है, ठीक है। तो यहाँ पर ALU ऑपरेशन हो रहा होगा थ्रेड 1 का, इस जगह पे थ्रेड 2, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होके पहले साइकिल में जब ये 1 आया था तो जब वो 1 यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ से 2 आगे सेव हो गया और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो तीसरे वाला ये वाला जो प्रोग्राम काउंटर है ये इंस्ट्रक्शन फैच करवा रहा होगा, दूसरे वाला जो है उसका रजिस्टर फाइल रीड हो रही होगी, जो पहला वाला है उसका ALU हो रहा होगा। उससे अगले साइकिल में आप राइट बैक पे आ जाएं तो समझे यही वाली चीज़ आगे जा रही है। जब यहाँ पर 1 पहुंचा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जो ये वाला आपका इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होगी, थर्ड वाली जो है वो ऑपरेंड फैच हो रहे होंगे, 2 वाला जो है वो ऐड हो रहा होगा और 1 जो है वो मेमोरी एक्सेस पे होगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये वाला चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये 2 बिट का काउंटर है, ठीक है। अभी मैंने वैसे 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन 2 बिट का काउंटर है तो ये 0 1 2 एंड 3 के बाद ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बाइनरी में देखें ना तो 0 0 0 1 1 0 1 1 के बाद 1 0 0 आ जाता है, ठीक है। तो अगर 2 बिट ही रखी हुई है तो 1 0 0 में से सिर्फ 0 0 सेव हो तो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 के बाद रीसेट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आपके पास 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 चल रहा हो, ठीक है। तो ये अगर आप करें तो आपके पास बेसिकली आप वर्चुअली, इसका मतलब है कि 4 थ्रेड्स 4 वर्चुअल प्रोसेसर दे सकते हैं इसके अंदर। हालांकि एक ही प्रोसेसर है, सिर्फ आपने ये वाली चीज़ 4 लगा दी है और ये वाले यानी जनरल पर्पस रजिस्टर्स और PC 4 लगा दिए, और उससे अब आपका ये काम हो गया। और हार्डवेयर में ये काउंटर एक लगा दिया जो कि एक एक करके उनके दरमियान
इंटरलीव कर रहा है। तो ये करने से आपके प्रोसेसर में ये सपोर्ट ऐड होगी कि आप 4 थ्रेड पैरेलल में चला सकते हैं, जो 4 गुना स्लो चलेंगे, लेकिन चारों पैरेलल में चल जाएंगे और आपको कोई उसमें बाईपासिंग या कुछ और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपकी दोबारा बारी आती है तो पीछे उस वक्त तक पिछली वाला आपका जो इंस्ट्रक्शन थी वो राइट बैक हो चुकी है। अच्छा, ये सबसे सिंपलर एक तरह से टेक्निक होगी हार्डवेयर में, लेकिन ऑब्वियसली इसके फिर नुकसान भी होते हैं सिंपल टेक्निक्स के, जिसको फिर हम उससे फिर ज़्यादा फैंसी टेक्निक्स पे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमें चाहिए तो वो हमने लिख दिया, हर थ्रेड का अपने जनरल पर्पस रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, तो ये तो हमने देख लिया पिछली स्लाइड में। इसके अलावा हमें हर एक का अपना अपना वर्चुअल मेमोरी का सब सिस्टम भी चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलर रजिस्टर भी चाहिए। ठीक है, और भी कुछ ओवरहेड्स हैं कि यानी अब आप जब ज़्यादा थ्रेड पैरेलल में चलाएंगे तो अब ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस ने कैश पे मैप होने, तो कैश में आपकी कन्फ्लिक्ट आने के चांस हो सकती है। ठीक है, तो इसको या तो आप कैश की एसोसिएटिविटी बढ़ाएं या कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि ये काम थोड़ा सा कम हो जाए। और इसके अलावा ओवरहेड ओएस पे भी आएगा कि वो पैरेलल में थ्रेड्स चला सके। ठीक है, अगर यानी कि उसको अगर एक ही आपने काम करवाना था तो वो कहाँ से लाएगा मल्टीपल थ्रेड्स, तो वो तो नहीं ला सकता, तो उसको वहाँ से ऊपर से थ्रेड्स कौन से पैरेलल में चलाने, तो ये तो ये तो सबसे सिंपल थी। इस जो सबसे सिंपल अभी हमने चीज़ पढ़ी है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरलीव, यानी फिक्स 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से हम कहें। ठीक है, ऑब्वियसली ये अब इसमें इसका फर्क तो आ सकता है कि 3 के बजाय 10 हो जाए, लेकिन वो फिक्स इंटरलीव है, पहले 0 का नंबर मानकर बिल्कुल। उससे अगला जो एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इंटरलीव, जो कि कुछ और प्रोसेसर्स के अंदर यूज हुआ है। इसमें सॉफ्टवेयर ओएस जो है ना वो एस पाइपलाइन स्लॉट्स को एन थ्रेड्स के अंदर इंटरलीव करता रहता है। ठीक है, तो लेट्स से कि आपकी पाइपलाइन स्लॉट्स थी 5, लेकिन ऊपर से थ्रेड आगे 10। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो एस स्लॉट्स हैं उनमें से फिर एक एक करके 0 1 2 3 4 5 आएगा, फिर वो जो है उन अगली 5 में हो सकता है कि वो 6 7 8 9 10 को इंटरलीव कर दे। इसी तरह अगर आपके पास 10 के बजाय 2 आ गए तो फिर वो 5 के अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह से इंटरलीव करेगा। ठीक, तो आपको अब जो जिन स्लॉट्स पर इंटरलीव करना है वो फिक्स्ड है, लेकिन ऊपर से थ्रेड उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है कि कितने बेस्ट उनको। ठीक है, फिर एक बिल्कुल हार्डवेयर कंट्रोल थ्रेड शेड्यूलिंग भी है कि हार्डवेयर जो है ना वो थ्रेड्स का रिकॉर्ड रखे कि कौन से थ्रेड्स रेडी हैं। ठीक है, और उनमें से नेक्स्ट थ्रेड उठाए और उसको हार्डवेयर प्रायोरिटी स्कीम की बेस पर कोई चला दे कि आपने हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया है, रैंडम स्कीम हो गई या फाइफ हो गई या कोई और ऐसी स्कीम होगी जिस पे आपने कहा कि भाई एक एक करके इनको चला दें। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब हुआ कि अब आपको हार्डवेयर में कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है जो कि थ्रेड्स की स्टेट अपने पास सेव करके रखे, कौन कौन से थ्रेड्स इस वक्त एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उसमें आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म हो जो उनको उठा सकता है। सो ये एक और प्रोसेसर है जो कि 1982 से जो फर्स्ट कमर्शियल मशीन थी जो कि हार्डवेयर थ्रेडिंग यूज़ करती थी सीपीयू में। ठीक है, तो इसमें 120 थ्रेड्स पर प्रोसेसर चल सकते थे, 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक रेट था और अप टू 8 प्रोसेसर्स थे। जिसके बाद एक और इन्होंने अगला जो इसी का वेरिएंट बनाया जिसको टेरा MTA का, जो कि मज़ीद पॉपुलर हुआ। सो टेरा MTA में आपके जो थे 256 प्रोसेसर हैं और 128 एक्टिव थ्रेड्स पर प्रोसेसर हो सकते हैं। ठीक है, 128 एक्टिव थ्रेड पर प्रोसेसर, यानी 256 प्रोसेसर हैं, उसके ऊपर 128 हैं, तो टोटल जो है आपके, आप इनको अगर मल्टीप्लाई करें क्योंकि 256 प्रोसेसर पे 128 हुए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आपका बन जाएगा कि जितने प्रोसेसर हो सकते हैं। और प्रोसेसर एंड मेमोरी मॉड्यूल्स पॉपुलेट स्पार्स 3D टोरस इंटरकनेक्ट, यानी इनकी ये तो हार्डवेयर का स्कीम है कि किस तरह से जुड़े हुए थे। सेंटर में मोस्ट प्रॉब्ली आपका प्रोसेसर होगा और इर्द गिर्द आपके मेमोरी मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाटा कैश नहीं थी और 1 मेमोरी एक्सेस पर साइकिल पर प्रोसेसर आपकी चल रही थी। इसका अगला वर्जन जो था MTA2 आया जो कि बाद में, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ में चेंज उन्होंने की और उसका कह लें कि जो परफॉर्मेंस है
वॉट्स पर कंप्यूटेशन वो ज़रा इम्प्रूव होगी, 50 वॉट पर प्रोसेसर है, इस केस में 1 किलो वॉट थे जो काफ़ी ज़्यादा था। और वो जो AMD के प्रोसेसर जो है ना वो इसी से डिराइव्ड है, जो कि आप बाद में इसकी अगर हम पाइपलाइन को देखें तो आपके हर साइकिल में एक VLIW इंस्ट्रक्शन एक थ्रेड की जारी होती थी पाइपलाइन में, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन फैच का पूल आ रहा है, आप इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे हैं और फिर डिपेंडिंग ऑन के वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन है तो एक तरफ चली जाएगी और ALU के दूसरी तरफ चली जाएगी, और लोड स्टोर है तो फिर मेमोरी में बास का ये होता है कि मेमोरी रेडी ना हो तो ये दोबारा रीट्राई पूल में वापस आ जाती थी, के बजाय इसके कि वहाँ पर वेट क्यों इम्प्लीमेंट करने के इन्होंने कहा था अच्छा उसको रीट्राई पूल में डाल दें, और वहाँ से आपने मेमोरी दोबारा उसको इंस्ट्रक्शन दी। तो इसकी ओवरऑल जो है ना ये 21 साइकिल्स लॉन्ग थी और मेमोरी ऑपरेशन जो थे वो 150 साइकिल तक की पेनल्टी की लेटेंसी उनमें आ सकती थी, ठीक है। तो अगर आपका एक सिंगल थ्रेड चल रहा है एक हर 21 साइकिल में और क्लॉक रेट 260 मेगाहर्ट्ज है तो सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस क्या होगी? तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि 260 मेगाहर्ट्ज क्लॉक है तो आपकी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर 21 साइकिल ले रही है तो आप उसे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि 12 मेगा इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, यानी 260 मेगाहर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 260 मिलियन साइकिल्स हैं, तो 260 मिलियन साइकिल में से 21 साइकिल में अगर एक इंस्ट्रक्शन चल रही है तो सिंपल डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि 12.4 मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साइकिल में चलेंगे। सो क्योंकि ये ज़्यादातर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए था जिनमें कहते हैं सुपर कंप्यूटिंग में अक्सर आपको बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं और उनमें लोकेलिटी इस तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी कि आपने सेम चीज़ को रीयूज़ बार बार नहीं करना पड़ा होता, तो डाटा कैश वगैरह नहीं थी, और फिर बहुत ज़्यादा थ्रेड जो थे उनमें आप फिर एक थ्रेड के पीछे दूसरे को हाइड कर सकते हैं कि आपको वो लेटेंसी अवॉइड हो जाती है कि आपने काफ़ी सारे थ्रेड हैं, 10 थ्रेड लॉन्च कर दिए जो एक एक करके मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके पास जब तक मेमोरी एक्सेस होगी तब तक आपने बाकी के थ्रेड्स की मेमोरी एक्सेस की दी हुई है, तो जब पहले का दोबारा नंबर आएगा उस वक्त तक मेमोरी से चीज़ आ चुकी होगी। सो ये आपके काइंड ऑफ है कि जो सुपर कंप्यूटिंग की ज़रा एक अपनी रिक्वायरमेंट है, बाकी जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं उनमें आपको उनके लिए शायद इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है कि आप उसमें आपको लोकेलिटी अक्सर यूज़ हो रही होती है। MIT के 1990 का एक कंप्यूटर था, ये कह लें कि इसमें स्पार्क एक और प्रोसेसर था, उसकी चिप को मॉडिफाई करके उन्होंने बनाया और उनमें 4 थ्रेड पर नोड और थ्रेड जो है वो कैश मिस पे करते। अच्छा, ये यहाँ पर जो टॉपिक जो है ना इसमें हमने काइंड ऑफ स्विच किया फ्रॉम फाइन ग्रेन टू कोर्स ग्रेन, ठीक है। अच्छा, फाइन ग्रेन जो थी ये थी जो भी हमने पीछे देखा, ठीक है, कि यानी कि हर साइकिल में ये जो हम कह रहे थे कि हम स्विच करते हैं, ठीक है। इसमें आपको चाहिए यानी कि सुपर कंप्यूटर वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जो आम डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थ्रेड पैरेलल में चलाने के बजाय कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग करें, यानी कि कोर्स ग्रेन में कब करें मल्टी थ्रेडिंग कि जब भी आपकी कैश मिस होती है तो हमने देखा है कि हमें बहुत सारी लेटेंसी पड़ती है। तो अगर एक थ्रेड की कैश मिस हो गई है और उससे मेमोरी से फैच करना है तो आपको पता है कि यार 25-30 साइकिल तो कहीं नहीं गई, तो जो 25-30 साइकिल की लेटेंसी पड़ी है उसके दरमियान अगर मैं कोई और थ्रेड स्केड्यूल कर दूं तो वो मुझे डेफिनेटली गेन देगा, तो बजाय ये कि मैं इस थ्रेड पे वेट करने बैठ जाऊँ, मैं कोई और थ्रेड इशू कर दूँ। तो बेसिकली कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग में ये है कि आप स्वैप थ्रेड करते हैं उन कैश मिसेस की, जैसी कैश मिस होगी तो आप एक थ्रेड के बजाय दूसरा थ्रेड। तो ये जो हमने कहा हुआ था ना इस जगह पे कि अगर ये लेट से 4 लगे हुए हैं तो कोर्स ग्रेन में अमूमन हम 4 के बजाय 2 या 3 इस तरह की सपोर्ट डालते हैं, कम उसकी, क्योंकि अमूमन हर एक पे कैश मिस तो नहीं होगी। तो लेट से हमने अगर 2 की सपोर्ट डाली है तो इधर लेट से फिर 0-1 हो रहा होगा काउंटर, और आप उस काउंटर को हर साइकिल पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, आप एक थ्रेड को चलाते रहेंगे अनलेस कि आपके पास कैश मिस हुई। जैसे ही कैश मिस हुई आपने कहा अच्छा अब दूसरे थ्रेड को बारी दें, तो हमने काउंटर इंक्रीमेंट किया और दूसरा प्रोसेसर चलना शुरू हो गया।
और फिर जब वो उसकी कैश मिस होगी तो पहले को दोबारा नंबर देना, ठीक है। तो ये एक तरह का समझे कि कम खर्च बाला नशीन चीज़ बन गई कि आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ काफ़ी थोड़ा सा गेन हासिल कर लिया, ठीक है। गेन भी बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत ही। तो ये MIT का जो प्रोसेसर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने इस स्पार्क वाले प्रोसेसर में ये वाली चीज़ ऐड की कि आप अप टू 4 थ्रेड चला सकते हैं, और जब भी आपकी लोकल कैश मिस होगी तो उस वक्त आप थ्रेड को स्विच कर लें, बजाय इसके कि आप फाइन ग्रेड मल्टी थ्रेडिंग करते तो कोर्स ग्रेड करते, ठीक है। इसी तरह IBM पावर PC जो है उसमें भी ये भी काफ़ी एम्बेडेड की दुनिया में यूज़ होता है, ठीक है, पावर PC। और जो कि इसमें जो इसका ये वाला वर्जन है जिसका इधर जिक्र है, इसमें उन्होंने उसी को पावर PC की जो बेसिक कोर थी उसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि आप 2 वर्चुअल CPUs कर सकें, यानी कि एक पे अगर कैश मिस हो जाए तो आप दूसरा थ्रेड चला सकें, ठीक है। सो ये उन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की, ठीक है। सो जब आपकी कैश मिस होती है तो आप करते क्या हैं, आप पाइपलाइन को फ्लश कर देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर तो पुराने उसकी चल रहा है जो थ्रेड इस वक्त जिस पे कैश मिस हुई है, आप दूसरे थ्रेड पे फिर स्विच कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी छोटी सी पाइपलाइन है 4 साइकिल की, तो आपको क्या लेंगे, इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं पड़ती पाइपलाइन फ्लश करने की, मेमोरी लेटेंसी उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो पाइपलाइन क्यों फ्लश करते हैं, ताकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकें। ओरेकल के भी, या जो सन ओरेकल का माइन हो गए थे, तो इनका जो है डाटा सेंटर एप्लीकेशंस के लिए नायग्रा प्रोसेसर थे, और जो बाद में फिर T1 सीरीज, T4 T5 सीरीज और M सीरीज में कन्वर्ट हुए। तो ये भी, इसमें भी मल्टीपल कोर्स हैं, और उसमें हर एक में मल्टीपल हार्डवेयर थ्रेड्स चल सकते हैं, ठीक है। जो 2004, 6, 7 तक जा रही थी, उसमें आपके पास 8 कोर्स 4 थ्रेड्स हैं, फिर उसके अगले वर्जन में थ्रेड्स डबल हो गए हैं, उससे अगले में कोर्स डबल हो गई हैं, ठीक है, जो 2009 में आया। फिर 2011 में इसी के वेरिएंट फर्दर आया T4 और T5, जिसमें कोर्स में चेंजेस थी, ठीक है। तो ये खैर उसका नायग्रा प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, जिसमें आपके पास कह लें कि मल्टीपल थ्रेड्स आपके चल सकते हैं। जो अगले आए हैं उनके अंदर आप देखें कि ओवर द ईयर ये जो बाद में T4 T5 M5 M6 का है, तो इसमें कितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपका ट्रांजिस्टर कितने छोटे से छोटे साइज का होता जा रहा है, तो वो T4 से आगे 28 नैनोमीटर पे जा रहे थे। उसके बाद आपकी कोर जो है T सीरीज में 8 से 16 हुई थी, थ्रेड्स इस पे 64 चल सकते थे, इसमें 128 चल सकते हैं। M सीरीज जो आ गई इसके बाद, उसमें इनिशियली 6 कोर थी, बाद में 12, M6 12 हो गई। थ्रेड पहले 48 थे, अब 96 हो गए, ठीक है। ये स्पेक्स है L3 कैश, ठीक है, डॉलर साइन अक्सर हम कैश को शो कर नहीं रहे हैं। L3 कैश जो थी वो T4 में 4 MB थी, और जो बाद में M6 है उसमें काफ़ी बड़े साइज़ की 48 मेगाबाइट, काफ़ी बड़ा मेमोरी पर सॉकेट आपकी 1 टेराबाइट तक चली गई है, ठीक है। PCI जो है Gen 3/2 इसमें लगी है, ठीक है। ये इस किस्म के टेबल्स जो है ना, ये अक्सर जब हार्डवेयर इंजीनियर हैं वो कंपैरिजन के लिए फिर बनाते होते हैं, जो कि आप डिफरेंट प्रोसेसर्स का या डिफरेंट किसी भी चीज़ का करें, और नॉर्मली हम लोग एक्सेल शीट में बना के वो एक दूसरे से बड़ा अच्छा कंपैरिजन देते हैं क्या क्या चीज़ें किस में अवेलेबल है। सो एनीवे, ये तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि रियल वर्ल्ड प्रोसेसर्स के अंदर ये नंबर्स किस किस्म के आते हैं, कितनी कोर्स हैं, कितने थ्रेड चल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग इज़ रियल थिंग, यानी आप देखेंगे 96 थ्रेड्स पर कोर्स आपके चल सकते हैं, विच इज़ अ बिग नंबर। और लेकिन ये वाले जो प्रोसेसर अभी हम देख रहे हैं, ये वो वाले ये जो ओरेकल वाले देख रहे हैं, ये ज़रा सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को लेकर। जनरल पर्पस प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा थ्रेड हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते, यानी कि आप अगर टास्क मैनेजर में देखेंगे तो 20-25 प्रोसेस तो चल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से भी सारे हर वक्त एक्टिव नहीं होते, तो आपको कुछ थ्रेड्स तो पैरेलल होने में फ़ायदा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आपको फ़ायदा नहीं। अच्छा, आखिरी चीज़ जो शायद मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड डिस्कस करने वाली है वो है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग।
ठीक है। सो अभी तक जो हमने पीछे टेक्निक्स की थी उसमें हम ये कर रहे थे कि हम एक वक्त में एक थ्रेड चला रहे हैं। वो दो तरीके से चला रहे थे, या हम फाइन ग्रेड चला रहे थे या हम कोर्स ग्रेड चला रहे थे। कोर्स ग्रेड में हमने कहा हुआ कि भाई थोड़ी थोड़ी देर बाद जब कैश मिस हो, ठीक है, तो तब हम एक के बजाय दूसरे थ्रेड में चलाएंगे। फाइन ग्रेड के अंदर हमने ये कहा कि हम हर साइकिल में नए थ्रेड को बारी दे दें। अच्छा, अब एक और जो आइडिया लोगों को आया, उन्होंने कहा कि यार आपने जो अगर एक आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर बनाया हुआ है, जो कि हमने ये सारा रजिस्टर रीनेमिंग और इतना कुछ किया था, उसके अंदर ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस की एक दूसरे पे डिपेंडेंस वगैरह निकालने के तरीके तो डाले ही हुए, ठीक है। तो क्या उसको हम किसी तरह मॉडिफाई इस तरह नहीं कर सकते कि हम साइमल्टेनियसली दो थ्रेड चला सकें, यानी कि एक वक्त में ही जो एक साइकिल के अंदर भी दो डिफरेंट थ्रेड्स में अगर कोई दो चीज़ें ऐड होनी है तो एक फंक्शनल यूनिट में एक ऐड हो रहा हो और दूसरे फंक्शनल यूनिट में दूसरे थ्रेड का ऐड हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेड। तो ये 95 का एक पेपर था जिसमें उन्होंने स्टडी किया कि ज़्यादातर जो आपकी ऐप्स हैं उनके अंदर जो आपके एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं वो आइडल बैठे रहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर स्केलर में, तो उनको किसी तरह हम व्हाई नॉट मल्टी थ्रेडिंग से फिल करने की कोशिश करें। तो ये वाले खैर जो विजुअलाइजेशन है ये मुझे बड़ी पसंद है, ये ज़रा चीज़ को ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देती है। ये आपको दिखाया हुआ है कि ये जो चार है ना, ये लेट्स से कि आपके चार इंस्ट्रक्शन इशू विड्थ है कि चार इंस्ट्रक्शन आप पैरेलल में चला सकते हैं और टाइम इस तरफ आपका बड़ा है, ठीक है। तो ये जो ग्रे रीजन हैं ये वो रीजन है जब आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप किसी चीज़ का वेट करें। तो अगर आपने सिंपल एक ही किस्म का थ्रेड चलाया हुआ है तो आप यहाँ पर कैश मिस हुई, अब आप वेट करने लगे हुए हैं, तो ये जो वेस्ट आपका आ रहा है इसको हम कहते हैं कि कंप्लीटली आइडल साइकिल्स, इनको हम कहते हैं वर्टिकल वेस्ट, ठीक है। कि वर्टिकली अगर मैं देखूं इस डायरेक्शन में तो जो साइकिल पूरे के पूरे ज़ाया हो। फिर आपका ये है कि चार इंस्ट्रक्शन पैरेलल में चल सकती थी लेकिन किसी वजह से चार नहीं चल रही बल्कि एक चल रही है, तो इसमें जो आपका बाकी तीन ज़ाया हो रहे हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल वेस्ट। कि आप हॉरिजेंटली देखें तो इसके अंदर आपके पास तीन साइकिल, तो आपके पास टोटल जो इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल जो चार चल सकती थी उसके बजाय आपने एक चलाई। तो एक जो आपकी जो हमने मल्टी थ्रेडिंग की है जिसमें एक थ्रेड थोड़ी देर चले और दूसरी थ्रेड थोड़ी देर चले, वो आपका कह लें कि वर्टिकल वेस्ट को फिल करने के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। कि ये जो कम्प्लीटली आइडल साइकिल आ रहा था इसके बजाय चाहे आप फाइन ग्रेड करते हैं या कोर्स ग्रेड करते हैं, दोनों केस में आपने नया थ्रेड इशू कर दिया तो यहाँ पर अब आपका नया थ्रेड चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो टाइम ज़ाया नहीं गया, तो वर्टिकल तो फिल किया, लेकिन ये जो हॉरिजेंटल वाला है ये उसी तरह अभी तक है कि एक वक्त में क्योंकि एक ही थ्रेड चल रहा है तो अगर उसकी कोई डिपेंडेंस की वजह से बाकी फंक्शनल यूनिट फारग जा रही हैं तो वो अभी भी फारग जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वर्टिकल बेस तो रिमूव किया लेकिन हॉरिजेंटल बेस कुछ रह गया। एक और जिसको हम कहते हैं चिप मल्टी प्रोसेसर्स के आपके दो प्रोसेसर चल रहे होते और यानी दो कोर्स, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, तो दो कोर्स थी, एक पे एक थ्रेड लगा दो दूसरे पे दूसरा थ्रेड लगा दो, ठीक है। तो अगर हम ये काम करेंगे तो अब आपकी ये हॉरिजेंटल बेस थोड़ा सा अच्छा फिल इन होना शुरू हो गया, बिकॉज इस पे डिपेंडेंस आई तो बाकी दो स्लॉट्स पे दूसरा थ्रेड तो चल रहा है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल बेस दोबारा आ गया, ठीक है, बिकॉज अब एक थ्रेड रुकेगा तो वो आप वेट करें, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल बेस तो आ गया लेकिन वर्टिकल बेस कुछ ना कुछ रह गया। और अगेन एक और इशू भी आता है कि आपके सिंगल थ्रेड की पीक परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ा, यानी कि अगर आपके पास दो थ्रेड ना होते तो एक थ्रेड एक वक्त में सिर्फ ये दो फंक्शनल यूनिट यूज कर सकता था, ये वाले यूज नहीं कर सकता था। तो ये थ्रेड अगर एन साइकिल्स में कंप्लीट होना था, अगर चारों के चारों यूज कर सकता था, तो अगर दो यूज कर सकता है तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो आइडियल सुपर कंप्यूटर है जो इस पेपर में था 95 में, वो कहते हैं कि उसमें आप मल्टीपल थ्रेड को आप चलाएं लेकिन आप मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम स्केड्यूल कर सकें। तो ये जो डिफरेंट कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो आप कह लें कि वॉयलेट कलर है, कौन सा जो पर्पल है, यानी इसको आप कह लेंगे ये तो वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी शेडेड रीजन आ रहे हैं ये आपके मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि एक ही वक्त में
2 थ्रेड पैरेलल वाले एग्जीक्यूट हो सके एक साइकिल में। तो अगर आप ये भी सपोर्ट डाल दें तो अब इस पे वेस्टेज जो है वो हॉरिजॉन्टल वेस्टेज भी खत्म हो गई और वर्टिकल वेस्टेज भी खत्म हो गई, मगर ऑब्वियसली इसको डालने में कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेड, कि एक वक्त में एक से ज़्यादा थ्रेड आप चला सकते, ठीक है। तो ये ट्रिपल ओ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। क्या, क्योंकि हमने आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाले अगर पहले से यूनिट्स बनाए हुए तो उसमें पहले से ही रीऑर्डर बफर वगैरह तो है। तो अब आपको करना ये है कि आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट किसी तरह डालने हैं कि ये थ्रेड 0 है, ये थ्रेड 1 है, और फैच इंजन डालने के दोनों को आप फैच कर सकें, ठीक है। तो डिफरेंट थ्रेड की आप जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में फैच किसी तरह कर सकें। और उसके बाद ऑलरेडी हमारे पास वाइड आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर प्रोसेसर तो है ही, जो कि आपकी इशू क्यू चल ही रही है। उस इशू क्यू के अंदर आप कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा फील्ड डाल दें जो कि थ्रेड नंबर बता रही हो, तो आप उन थ्रेड नंबर को यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि भाई ये दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसको मैं इशू कर, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत मतलब जो इंस्ट्रक्शन विंडो है उसमें पहले से ही सर्किटरी है, सिर्फ आपको मल्टीपल थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, जो कि आप बिट्स रख सकते हैं एक या दो, जो कि आप कह देंगे थ्रेड नंबर बता रही, ठीक है। तो इसमें आपका अगर एक से ज़्यादा थ्रेड नहीं है तो सिंगल थ्रेड पूरी मशीन यूज़ कर लेगा, अगर एक से ज़्यादा थ्रेड है तो वो इंटरलीव हो जाएंगे आराम से। और जहाँ जहाँ पर भी डिपेंडेंस आ रही है, ट्रू डिपेंडेंस आ रही है, वहीं पर आप सिर्फ आपका वेस्टेज आएगा, अदरवाइज आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की हो रही है। तो ये जो IBM पावर 4 था, इसको इसमें आपकी जो था सिंगल थ्रेड प्रोसेसर था और 8 एग्जीक्यूशन यूनिट थे, आउट ऑफ ऑर्डर इंजन था। इसमें अभी नहीं डला हुआ था, इसको उन्होंने मॉडिफाई किया पावर 5 में, ठीक है। और पावर 5 में इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपके 2 इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट लगा दिए ताकि 2 एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शंस फैच हो सकें, तो अब आपके 2 थ्रेड चल सकें, ठीक है। और डिकोड के भी 2 लगा दिए ताकि आपके जो दोनों की रजिस्टर फाइल अलग-अलग है तो आप दोनों के रजिस्टर फाइल से अलग-अलग ऑपरेंड लगा सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली आपने कमिट की स्टेज पे भी 2 लगा दी। बाकी आपके फंक्शनल यूनिट्स दरमियान में उतने ही हैं, ठीक है, और वो उसी तरह चल रहे हैं। और सिर्फ ये है कि अब आपने जब इशू करते हुए देखना है कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों को पैरेलल में आप चला सकते हैं, ठीक है। एक ही वक्त में थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों के भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो सो बेसिकली क्यों सिर्फ 2 थ्रेड ही क्यों उन्होंने किए, बिकॉज विद 4 आपका कोई ना कोई जो कहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पहले ऑब्वियसली ज़्यादा के साथ भी सिमुलेट करके देखा होगा अपने पास। जब आप हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं तो नॉर्मली आप सिमुलेशंस करते हैं वेरिलॉग या VHDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस जो है उनके अंदर, और देखते हैं कि किस चीज़ से कितना गेन आ रहा है। तो उन्होंने सिमुलेट करके जो चीज़ें देखी उनमें ये लगा कि अगर बाकी 4 से ज़्यादा करें तो फिर आपका या रजिस्टर्स कम पड़ जाते हैं या उस पर बॉटलनेक आ जाती है, कैश पे या मेमोरी बैंडविड्थ पे, लेकिन 2 में कुछ ना कुछ उन्हें गेन नज़र आ रहा था तो उन्होंने 2 का इसमें डाला, ठीक है। तो जब आपने 2 थ्रेड डाले तो फिर आपको कुछ और चीज़ें भी चेंज करनी उन्हें पड़ी, जिस तरह जो L1 थी उसकी एसोसिएटिविटी उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि आप कन्फ्लिक्ट्स आने का चांस है कि 2 थ्रेड पैरेलल में आ रहे हैं तो ज़्यादा मेमोरी लोकेशन सेम जगह पे मैप हो जाएगी, तो उन्होंने उसकी एसोसिएटिविटी बढ़ा दी। इसी तरह जो TLB है, ट्रांसलेशन बफर, उसके अंदर भी उन्होंने ये इसको भी एसोसिएटिविटी बढ़ा दी। पर थ्रेड लोड एंड स्टोर क्यूज उन्होंने रख दी, यानी जो स्टोर बफर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पिछले उसमें, वो भी आपने हर एक थ्रेड एक रखने के बजाय 2 लगा दिए ताकि दोनों थ्रेड्स का चल सके। इंक्रीज साइज ऑफ L2 जो उन्होंने पहले जो पावर 4 में 1.4 MB थी वो उन्होंने 1.9 MB कर दी, ठीक है। और L3 कैश को भी उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। एडेड इंस्ट्रक्शन प्री फैच एंड बफरिंग पर थ्रेड, हमने इंस्ट्रक्शन बफर पढ़ा हुआ है पहले, अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि जब हम मेमोरी मैनेजमेंट ही पढ़े थे तो हमने कहा था कि इंस्ट्रक्शंस तो अमूमन तरतीब से चलती जाती हैं, तो अगर आपने एक दफ़ा कैश मिस हुई है तो आप एक के बजाय 2 उठा कर ले आते कैश लाइंस, ताकि अगर उससे अगली मिस होने का चांस हो तो फिर आप कैश लाइन स्विच कर दें और फिर उससे अगली वाली को फैच कर लें। तो वो इसको आप इंस्ट्रक्शन बफर कहते थे, प्री फैच बफर। तो वो भी क्योंकि आप 2 थ्रेड्स चल रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आ गया, ठीक है।
वर्चुअल रजिस्टर्स भी उन्होंने बढ़ाकर 152 से 260 कर दिए ताकि रजिस्टर रीनेमिंग वगैरह हो सके। इंक्रीज द साइज ऑफ सेवरल इशू क्यूज, दरमियान में काफ़ी बड़ी। तो पावर 5 की जो कोर है उसको अगर रफली ओवरऑल देखें तो 24% लार्जर है पावर 4 की, जस्ट बिकॉज हमने उसके अंदर 2 थ्रेड्स की, या जिसको हम साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, उसकी सपोर्ट है। ठीक है, इसी तरह पेंटियम 4 में हाइपर थ्रेडिंग जो इंट्रोड्यूस हुई। हाइपर थ्रेडिंग का लफ्ज़ आपने सुना होगा कभी प्रोसेसर लेने गए हो तो। हाइपर थ्रेडिंग जो है वो बेसिकली साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग को ही कहते हैं, और इसके ज़रिए आपका यही होता है कि आपको जो एक्चुअल में आपकी अगर 2 प्रोसेसर लगे हुए हो तो आप उसको 4 कोर्स के तौर पर भी देख सकते हैं कि हर प्रोसेसर पे 2-2 आपकी जो है थ्रेड एट द सेम टाइम चल सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल प्रोसेसर जो है वो तमाम फिजिकल रिसोर्सेज को कोई शेयर करें। ठीक है, सो इसमें तो कैशेस, एग्जीक्यूशन यूनिट, ब्रांच प्रोटेक्टर, सब कुछ जो है वो सेम यूज़ हो रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोसेसर चल रहा है। जब पेंटियम वाले के केस में वो 20% के बजाय तकरीबन 5% आपका एरिया ओवरहेड हाइपर थ्रेडिंग का पड़ता है, और जब भी आपका एक कोई प्रोसेसर स्टॉल हो तो दूसरा चल सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर था। ठीक है, नो लॉजिकल प्रोसेसर कैन यूज ऑल एंट्रीज इन क्यूज व्हेन 2 थ्रेड्स आर एक्टिव। ठीक है, 2 थ्रेड अगर चल रहे हो तो आपके तमाम एंट्रीज यूज। जब प्रोसेसर रनिंग ओनली 1 एक्टिव सॉफ्टवेयर थ्रेड रन एट अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड विदाउट हाइपर थ्रेडिंग, यानी कि अगर एक ही चल रहा होता तो उतनी स्पीड ही मिलेगी। P6 में इसको ड्रॉप कर दिया गया, पेंटियम 4 तक ये था, लेकिन P6 में उसको ड्रॉप कर दिया, और लेकिन ये दोबारा जो आपके नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनमें ये दोबारा ये आ गया है। एटम प्रोसेसर जो है, जो नए आपके आजकल यूज़ हो रही है x86 वाली कोर्स में, इसमें 2 वे वर्टिकल मल्टी थ्रेडिंग चल रही थी। इनकी परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो पर मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जब परफॉर्मेंस देखनी होती है तो हम देखते हैं कि भाई जो भी प्रोग्राम को ज़्यादा तेज़ चला दे तो वो अच्छा प्रोसेसर है। ठीक है, तो उसके लिए लोगों ने बेंचमार्क्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये 2 बेंचमार्क्स इधर लिखे हुए हैं, एक इंटीजर वाला है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वाला है। ठीक है, और इनमें बेंचमार्क्स में अमूमन बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो डिफरेंट वर्कलोड्स जो कि एक्चुअल में प्रोसेसर जिनको चाहिए होते हैं उनको मॉडल कर रहे होते हैं कि इस तरह का अगर कोड हो तो कैसा चलेगा उस समय। तो ऐसे उनके टोटल 26 बेंचमार्क हैं, और उसमें अगर आप देखें तो आप हर एक को अगर प्रोसेसर को देखें, यानी पेंटियम 4 के अगेंस्ट आप सिंगल मल्टी थ्रेडिंग और साइमल्टेनियस वाला को कंपेयर करें तो आपको 0.9 से लेकर 1.58 तक का बूस्ट मिलता है। यानी कुछ केस में 0.9 का मतलब है परफॉर्मेंस एक्चुअली ख़राब भी हुई, और 1.58 का मतलब है 1.5 गुना तेज़ है। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो 1.2 का गेन है आपको, 20% फास्ट चीज़ें चल रही है। ठीक है, पावर 5 जो IBM वाले का था वो स्पेक, ये जो इंट था, इंट वाला जो आपका बेंचमार्क है उसमें 20% फास्ट है। ठीक है, और जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें 16% फास्ट है। ठीक है, ओके, तो ये जो एक जो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका ये ऑटोमेटिकली अडाप्ट कर देगा। अगर आपका एक ही थ्रेड चल रहा था, जिस तरह ये राइट साइड वाली पिक्चर में है, तो वो एक को पूरी की पूरी मशीन दे देगा, और अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे थे तो उनके दरमियान मशीन शेयर हो जाएगी। तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और फिर जब आप साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एक ये भी चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि जो अगली इंस्ट्रक्शन फेच करूं वो किस वाले थ्रेड से फेच करूं। ठीक है, तो अब आपका जो फेच बफर है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स पर जिनको आप रीऑर्डर बफर वगैरह में ला रहे हैं, तो नेक्स्ट में किसको फेच करूं, इसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो नॉर्मली इसमें आप ये कर सकते हैं कि जिसकी कम से कम एंट्रीज है इसके अंदर, उस वाले से फेच कर लें तो ये पॉलिसी अच्छा काम करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ज़्यादा देर ब्लॉक नहीं होता, तो वो बाकी प्रोसेसर्स, बाकी थ्रेड्स को तंग नहीं करेगा।
तो इन समरी आपके पास जो ये वाली स्लाइड जो है ना, ये आपको सम अप कर देती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या है। नॉर्मल सुपर स्केलर जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास है, वो क्या करता है कि इसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग अभी नहीं डाली है, तो एक ही थ्रेड एक वक्त में चल रहा है। जब वो स्टॉल होगा तो आपका ये सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। जब उसके अंदर कोई डिपेंडेंस आएगी तो उसकी वजह से बाकी फंक्शनल यूनिट वेस्ट जाएंगे। तो जब ये पूरे, ये हमारा वर्टिकल वेस्ट आ रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेस्ट आ रहा है। फिर हमने पढ़ी थी फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग के, हर साइकिल में डिफरेंट थ्रेड चल रहा हो, ठीक है। तो जब हर साइकिल में डिफरेंट थ्रेड चल रहा हो तो ये जो डिफरेंट कलर कोड है ये आपको ये बता रहे हैं, एक थ्रेड आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। तो इसमें कह लें कि आपके कुछ हैजर्ड्स तो अवॉइड हो गए, क्योंकि जब तक अगली दफ़ा आपकी बारी आई तब तक जो कंट्रोल के या कुछ उसके कंट्रोल कह रहा हूँ कि जो आपकी डिपेंडेंस आनी थी, जिसकी वजह बाईपासिंग डालनी थी, वो अब आपके नहीं आ रही। तो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेस्ट आपका बेहतर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ वर्टिकल वेस्ट भी शायद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट थ्रेड रीस्केड्यूल हो रही। लेकिन सिंगल थ्रेड जो है आपका, वो क्योंकि अब इसकी अभी बारी आई थी और अगली बारी इधर आई है और अगली बारी इधर आई है, तो इतनी देर में तीन इंस्ट्रक्शन सेट चली। तो अगर आपके पास ज़्यादा थ्रेड नहीं थे फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग। ये ऐसी एप्लीकेशंस के लिए अच्छा है जिसमें आपको ज़्यादा पैरेलल में थ्रेड्स चाहिए होते। फिर आपने कोर्स ग्रेन पढ़ा कि यार नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो हमें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स पैरेलल में नहीं चाहिए होते, तो उसमें क्या करें। तो उसमें हमने ये कहा कि यार आप दो या चार थ्रेड तक चले जाएं और उसके अंदर ये करेंगे जब एक थ्रेड की कैश मिस हो या वो किसी वजह से स्टॉल हो तो उस वजह पर उस जगह पर जाकर आप थ्रेड को स्विच कर लें, हर साइकिल में स्विच ना करें। तो इसको हमने कह दिया कि ये कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग। फिर एक और चीज़ हमने कहा मल्टी प्रोसेसिंग के एक से ज़्यादा कोर हो, तो उसमें क्या होगा कि एक थ्रेड एक कोर पे चल रहा है, दूसरा थ्रेड दूसरी कोर पे चल रहा है। और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग जो हमने आखिरी चीज़ देखी, उसके अंदर हमने ये काम किया कि ये सब के सब थ्रेड पैरेलल में एक वक्त में चल सके। तो ये बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स बन गया। बट ऑब्वियसली इसकी क्या कमी बेशी है, और हार्डवेयर कॉस्ट ऐड हो जाएगी आपके पास अगर आपने साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग ऐड करनी है। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक छोटा टॉपिक था मल्टी थ्रेडिंग का। इस पे भी हम रुकते हैं और 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो हम नमाज पढ़ के उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं विद द न्यू टॉपिक। तो अभी हमारा टाइम